लाल किले के सामने हुए दिल्ली बम धमाके की गूंज के बीच एक बहुत बड़ी खबर दब गई, छुप गई। एक ऐसी खबर जो झकझोर कर रख थी। निठारी कांड 2006 का वो हादसा जब पूरा देश एक तरह से सन्न रह गया था। निठारी की एक कोठी के पीछे नाले से एक एक कर जब इंसानी कंकाल निकले और उनकी गिनती हुई तो 19 पर जाकर ठहरी थी। ये 19 बच्चों के कंकाल थे। लेकिन बाद में जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कुछ कंकालों की हड्डियां और कुछ गिनतियों को देखते हुए, फॉरेंसिक रिपोर्ट को देखते हुए 16 बच्चों के कत्ल के मामले को दर्ज किया और उसका मुकदमा चलाने की इजाजत दी। 19 कंकाल मिले, कंकाल के हिस्से मिले, लेकिन मौत की गिनती 16 पर जाकर रुकी कि 16 बच्चों का कत्ल हुआ। उन 16 बच्चों के कत्ल के मामले में अदालत में मुकदमा हुआ। पहले नोएडा पुलिस ने इसकी जांच की, फिर बाद में सीबीआई आई। लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुरेंद्र कोली जो उस कोठी का रसोइया था, नौकर था, उसे और उस कोठी के मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर को सजाए मौत तक दे दी गई। फिर यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 मामलों में सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा दी। मुनिंदर सिंह पंढेर को, उस घर के मालिक को, सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। 13 फांसी की सजा पा चुका था सुरेंद्र कोली। इसमें से एक केस एक 15 साल की बच्ची के कत्ल और उसका शोषण करने का था। इस मामले में लोअर कोर्ट ने भी सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई। बाद में जब यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस मामले में सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा ही सुनाई, बरकरार रखी निचली अदालत के फैसले को। फिर बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और सुरेंद्र कोली को 15 साल की उस लड़की के कत्ल के इल्जाम के लिए सजाए मौत दी, फांसी की सजा। तो 3 अदालतें एक मामले में तीनों ही उसे सजाए मौत देती हैं। इसके बाद फिर धीरे धीरे 50 फैसले आते हैं इन मुकदमों को लेकर। 18 सालों में 50 फैसले होते हैं 3 अदालतों के अलग अलग। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला जाता है। ये 2001 में था जब 15 साल की लड़की के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, कोर्ट के फैसले सही हैं, फांसी की सजा होगी। फिर 2017 आते आते ये बहुत सारे मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एक कर सुनवाई की और उसके बाद 13 मामलों में जिसमें फांसी की सजा हुई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनमें से 12 में सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया। निठारी कांड के जितने भी इल्जाम थे उनमें से 12 मामलों में सुरेंद्र कोली बरी हो चुका था। अब सिर्फ बचा था एक जिस फैसले से उसे फांसी भी हो सकती थी और जिस फैसले के बाद वो बरी भी हो सकता था, और वो था उसी 15 साल की लड़की के कत्ल का इल्जाम। निठारी के 16 बच्चों का मुकदमा चला, 13 में उसे फांसी हुई। 3 मामलों में कोई फैसला ही नहीं आ पाया क्योंकि सबूत नहीं, गवाह नहीं, तो उसमें ऑलरेडी वो बरी था। तो ये देखिए, अगर आप पूरे हिसाब से देखें तो निठारी कांड के 16 बच्चों के मामले में 16 मुकदमा दर्ज होता है। 16 मुकदमे में से 3 में सबूतों के अभाव में वो केस बरी कर दिया जाता है। अब बचता है आखिरी 13 मामला। इन 13 मामलों में से 13 के 13 में सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा दे दी जाती है, पहले निचली कोर्ट से, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट से। और इनमें से एक मामला तो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जो मैंने 15 साल की बच्ची का बताया, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी उसे फांसी की सजा दे देता। इसके बाद सुरेंद्र कोली सुप्रीम कोर्ट फिर पहुंचता है, उस फांसी की सजा को लेकर रिव्यू पिटीशन दाखिल करता है, पुनर्विचार याचिका कि मिलॉर्ड एक बार और देख लीजिए, मैं बेगुनाह हूं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर देती है और कहती है कि नहीं, तुमने गुनाह किया, 15 साल की बच्ची को मारा है, तुम्हें फांसी की ही सजा मिलेगी, फांसी की सजा बरकरार रहेगी। इधर इस बीच में बाकी के 12 मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें लोअर कोर्ट ऑलरेडी फांसी की सजा सुना चुकी है। उन 12 मामलों की सुनवाई के बाद एक इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐसा फैसला सुनाती है कि हर एक सन्न रह जाता है, खासतौर पर उन 16 बच्चियों के माँ बाप। इलाहाबाद हाईकोर्ट कहती है कि जो सीबीआई का केस है बेहद कमजोर है। सिर्फ एक बयान जो खुद सुरेंद्र कोली का था और रसोई से बरामद एक चाकू, इन दोनों के अलावा ऐसा एक भी एविडेंस और सबूत नहीं है जिससे सुरेंद्र कोली को मौत जैसी संगीन सजा सुनाई जाए। इस पूरे मामले में सुरेंद्र कोली को काफी दिनों तक पुलिस ने इलीगल एक तरह से पुलिस कस्टडी में रखा। मेडिकल उसकी रिपोर्ट नहीं है, उसको टॉर्चर किया गया, उसकी कोई सबूत या सफाई पेश नहीं कर पाई। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी वो चिप ही गायब हो गई।
फॉरेंसिक टीम ने जो जांच की वो फॉरेंसिक टीम अपनी पूरी जांच ढंग से नहीं कर पाई। उस यहाँ तक के D40 जो कोठी थी, उस कोठी में जब एक एक कर इन 16 बच्चों के कत्ल की बात आई, उस कोठी की जाकर फॉरेंसिक टीम ने छानबीन की। वहां से भी फॉरेंसिक टीम उस ढंग से कुछ नहीं कर पाई जो इस केस की कड़ियों को जोड़ सके और सुरेंद्र कोहली और पंढेर को गुनहगार साबित कर सके। पहले पुलिस, फिर CBI, फिर फॉरेंसिक टीम, हर एक नाकाम। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 के 12 मामलों में एक साथ सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया। कहां सजाए मौत, फांसी होनी है। और ये वही सुरेंद्र कोहली है जिसे एक ऐसी फांसी की सजा शुरू में ही हो चुकी थी जिसके बाद ये हुआ कि उसे फांसी दे दो। और तब वो डासना मसूरी जेल में बंद था, दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, पर वहाँ फांसी का इंतज़ाम तो था नहीं, फांसी घर था नहीं। तो फांसी घर मेरठ जेल में है। तो अचानक रात के अंधेरे में सुरेंद्र कोहली को लेकर मेरठ पहुँच जाया जाता है। वहाँ के जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी इजाज़त दे देते हैं कि ठीक, इसको सुबह फांसी पे चढ़ा दो। और अब डासना जेल से सुरेंद्र कोहली को जेल वैन में बड़ी खामोशी से बिठाकर मेरठ जेल तक पहुँचा दिया जाता है। इत्तेफाक से ये खबर लीक हो जाती है। कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट रात के अंधेरे में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि सुरेंद्र कोहली को अभी कैसे फांसी हो सकती है। 16 मामले हैं, 16 मामलों में से अभी कई के फैसले आने बाकी हैं। तो बाकी के जो फैसले आएंगे उसमें जब उसकी पेशी होगी तो वो पेशी तभी हो पाएगी जब वो जिंदा रहेगा। तो फांसी कैसे हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट देर रात तक जागी। इसके बाद अब ये हुआ कि भाई ऑर्डर पास करें। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी पर रोक लगा दी कि हाँ, अभी बहुत सारे केस उस पर सुनवाई होनी है, तो इसका जिंदा रहना जरूरी है। इसके बाद ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगा दी, अब मेरठ जेल तक और मेरठ के जेल के जेलर और मजिस्ट्रेट तक ये फरमान पहुंचना है, ऑर्डर कि इसकी आज फांसी रोक दो सुबह। अब ये हुआ कि वो कैसे भेजें, क्योंकि कानून ये है, नियम हमारे अंग्रेजों वाला अर्दली के हाथ भेजेंगे। अब ये देर रात हो चुकी है ऑलरेडी, कुछ वक्त बचा है फांसी में। तब ये होता है कि अर्दली लेकर जाएगा गाड़ी से, तब तक कहीं देर ना हो जाए और वो फांसी पे टंग ना जाए। तो फिर हुआ कि फैक्स कर दीजिए, आजकल मोबाइल व्हाट्सएप सबका दौर है। तो फिर पहले ऐसे मैसेज गया, तब फांसी रुकी। इसके बाद अर्दली से वो लेटर गया ऑर्डर का ओरिजिनल कॉपी, तब वो फांसी रखी। उसके बाद उसको वापस डासना मसूरी जेल लाया गया। सोचिए, एक शख्स जिसके गले और फांसी के फंदे के बीच की दूरी बस कुछ मिनट की थी, जो लगभग फांसी पे चढ़ चुका था, वो बच गया, वापस आया। इसके बाद फिर मुकदमा चला। 12 में फांसी की जो उसकी सजा थी वो माफ कर दी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। अब मौत और जिंदगी के बीच में सिर्फ एक मुकदमा था जो 2011 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी थी। उसी मामले में उसने रिव्यू पिटीशन दाखिल किया, वो भी खारिज हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी। फिर सुरेंद्र कोहली 2023 में पहुंचता है उसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद कहता है कि मैं निठारी के हर केस में बरी हो चुका हूं, सिर्फ एक केस है जिसमें मुझे फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस फांसी की सजा की भी दिलचस्प कहानी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी, तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। उसने कहा कि मैं इतने दिनों से इस फांसी की सजा मेरी हुई है, न फांसी दी जा रही है, मैं हर दिन मर रहा हूं, लेट हो रहा है, तो इस फांसी की सजा को अब दया मानते हुए उम्र कैद में बदल दें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस फांसी की सजा को, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी थी, उसको उम्र कैद में बदल दिया और कहा कि नहीं, इसको फांसी देने में इतनी देरी हो गई, इतने साल हो गए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो हर दिन जी रहा है और मर रहा है। तो इकलौता 12 केस में वो फांसी की सजा से बरी हो चुका था। 13वें केस में जिसमें फांसी होनी थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको बदलकर उम्र कैद में कर दिया। फिर सुरेंद्र कोहली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि साहब मैं 12 में बरी हो चुका हूं, एक में फांसी की जो सजा हुई थी जिस पे आपने भी मोहर लगाई, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको भी बदल दिया, उसको उम्र कैद कर दिया, लाइफ इम्प्रिजमेंट। तब उसमें मुझे उस पर भी बरी कर दिया, क्योंकि अगर मैं 12 मैंने ये काम नहीं किया, 12 बच्चों के कत्ल नहीं किया, तो 13वें में मैं कैसे गुनहगार हो सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन खारिज कर रखा था। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, क्यूरेटिव पिटीशन, सुधार याचिका, कि कुछ गलती हुई है जजमेंट में। उसने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया। जनरली कानून के जानकार ये कहते हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन में बहुत कम कामयाबी मिलती है, लेकिन सुरेंद्र कोहली क्यूरेटिव पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है और कल एक दिन पहले मंगलवार को, यानी 11 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट लंबे वक्त की सुनवाई के बाद 3 जजों की बेंच जो बैठी इसमें, उन जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, तो CBI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 और जज, इन तीनों जजों ने अपना फैसला सुनाया और सुरेंद्र कोहली के उस जो 13वें और आखिरी मामले में भी बरी कर दिया। इसका मतलब यह हुआ, मुलिंदर सिंह पंढेर कोठी के मालिक पहले ही बरी हैं, आजाद हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं। सुरेंद्र कोहली एक आखिरी केस में बचा हुआ था, उसमें कल वो बरी हो गया। आज या कल जेल से रिहाई हो जाएगी
बाहर होगा, आजाद होगा। निठारी की बस्ती में रहने वाले उन माँ बाप से जाकर पूछिए कि इस फैसले का उनके लिए क्या मतलब है। 18 लंबे साल तक उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी। 18 साल तक जिस जिसको मौका मिला वो कोर्ट में पेशी के दौरान हाजिर रहे। इन 18 सालों में मोनिंदर सिंह पंढेर से लेकर सुरेंद्र कोहली तक को उन्होंने फॉलो किया। इन 18 सालों में मोनिंदर सिंह पंढेर के अलावा उन्हें एक अय्याश मालिक, कोहली को एक आदमखोर, क्या क्या नहीं कहा गया। अगर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही है, और इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी फैसला सही है, क्योंकि अब बरी हो चुका है। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था, 12 के 12 फांसी की सजा माफ कर दी थी, मतलब खारिज कर दी थी, तो पूरा परिवार कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी भी पिटीशन खारिज कर दी कि नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट सही है, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। अब 13वें और आखिरी केस में भी सुरेंद्र कोहली बरी हो गया। आज या कल से वो एक आज़ाद नागरिक होगा जिसके ऊपर कोई कलंक नहीं होगा। लेकिन 18 साल उसने जेल में काटे। अगर सचमुच वो वाकई बेकसूर है, पुलिस, सीबीआई, एफएसएल, सीएफएसएल, इनकी नाकामियों, इनकी कोताहियों, इनकी काहली का वो मतलब उसको फायदा नहीं मिला है, तो फिर दूसरा पहलू सुरेंद्र कोहली का भी है कि 18 साल तक बेकसूर रहते हुए उसने जेल में सजा काटी। इसका जिम्मेदार कौन है? इस दौरान में उसका पूरा परिवार बिखर गया। माँ की मौत हो गई, पत्नी तो उसी वक्त बच्चे के साथ छोड़कर चली गई थी उसे कि मैं ऐसे आदमखोर के साथ नहीं रहना चाहती। अगर मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का और इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला वाकई सही है, मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली का कोई कसूर नहीं है निठारी के उन 16 बच्चों के कत्ल में, तो फिर कोहली ने भी तो 18 साल बेवजह सजा काट ली। और उससे बड़ा सवाल ये कि फिर उन 16 बच्चों को मारा किसने? कौन है कातिल? मतलब आज के वक्त में 18 साल लंबा मुकदमा चले और 18 साल बाद नतीजा सिफर, ये कि कोई निठारी के बच्चों का कोई कातिल ही नहीं है। कायदे से यही है, वैसे ही जैसे आरुषि और हेमराज का कोई कातिल नहीं है। और क्या इत्तेफाक देखिए कि यही निठारी और यही आरुषि और हेमराज का घर मुश्किल से 5 या 7 किलोमीटर के दायरे में आता है। दोनों की कहानियां देखिए कितनी मिलती है। निठारी केस नोएडा पुलिस ने शुरुआत की जांच, बाद में सीबीआई को दिया गया। आरुषि केस नोएडा पुलिस ने शुरुआत की, बाद में सीबीआई को दिया गया। निठारी केस की जांच एक वक्त सीबीआई के अफसर अरुण कुमार कर रहे थे। आरुषि केस की भी जांच सीबीआई के उन्हीं अफसर अरुण कुमार ने की। दोनों केस का हश्र देखिए। आरुषि हेमराज का कातिल कौन है आज भी नहीं पता। निठारी के 16 बच्चों का कातिल कौन है आज भी नहीं पता। देश की सबसे बड़ी अदालत तक ने अपना फैसला सुना दिया और अदालत ने कहा है कि इस केस में सिर्फ एक सुरेंद्र कोहली का बयान, वो भी पुलिस कस्टडी में लिया गया, जिसमें इल्जाम है कि टॉर्चर करके, और दूसरा किचन से बरामद एक चाकू। इसके अलावा कोई ऐसा सबूत नहीं पेश किया जांच एजेंसी ने जिस पर हम उसे कातिल माने। यहां तक कहा गया कि जो किचन नाइफ पेश किया गया उसको देखकर लगता नहीं है कि इससे बच्चों के टुकड़े कर सकें, इससे बच्चों को काट कर कुकर में डालकर वो खा सके। ये चाकू उस लायक नहीं है और बयान पुलिस कस्टडी में दिया गया, उसकी कोई औकात नहीं है। इसके अलावा ऐसा एक भी एविडेंस न फॉरेंसिक टीम पेश कर सकी, न कड़ियां जोड़ सकी, न घर से कोई ऐसा सबूत हासिल कर सकी, न उस नाले से बरामद कर सकी, न कोई ऐसा विटनेस पेश कर सकी जो इन कत्लेआम का गवाह हो। मतलब कुल मिलाकर इतनी बड़ी लाओ लश्कर की टीम, पुलिस की और सीबीआई की, सब फेल। 18 साल बेवजह के, और 18 साल बाद अब सुरेंद्र कोहली बाहर आएगा। क्या कीजिएगा? सुप्रीम कोर्ट को भी कोसने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सामने सबूत देखती है, गवाह देखती है, फॉरेंसिक एविडेंस देखती है, और ये सारी चीजें कौन पेश करता है? जांच एजेंसी। तो ये नोएडा पुलिस के माथे पर एक कलंक है, ये सीबीआई के माथे पर एक कलंक है। और यही वजह है कि आज 18 साल बाद भी हमें पता नहीं कि निठारी के 16 बच्चों का असली गुनहगार कौन है, निठारी के 16 बच्चों का असली कातिल कौन है, और उन माँ बाप, उनके रिश्तेदारों पर क्या बीतती होगी जब 18 साल के लंबे इंतजार के बाद उनके दोनों हाथ खाली हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनको बच्चों को किसने मारा। और इसी दर्द के सहारे अब जो बचे हुए हैं, इनमें से कई तो गुजर भी चुके, जो बचे हुए हैं इसी दर्द और इसी सवाल के सहारे जिएंगे, हर दिन मरेंगे कि काश एक बार तो पता चल जाए हमारे बच्चों को किसने मारा। पर इस सवाल का जवाब देश की सबसे बड़ी अदालत भी नहीं दे पाई। सीबीआई और नोएडा पुलिस से तो उम्मीद ही क्या करें। तो एक अफसोसनाक फैसला जो दिल्ली धमाके के बीच में दबकर रह गया। अब सुरेंद्र कोहली बाहर होगा, पंढेर पहले से ही बाहर है। निठारी के कातिल कौन है? बस ये बड़ा सा क्वेश्चन मार्क सवाल छोड़ गए, और इन्हीं सवालों के साथ अब वो परिवार अपनी बाकी जिंदगी गुजारेगा। अफसोसनाक। इस अफसोसनाक कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे दूसरी कहानी के साथ। तो अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। 14 अप्रैल की रात, 14 अप्रैल के दिन में अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ, साथ में गुलाम मारा गया।
इन दोनों को जिस जगह मारा गया वो झांसी शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। दोपहर के एनकाउंटर के बाद करीब करीब 3 से 4 के दरमियान में दोनों की डेड बॉडी झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मुर्दा घर में ले आ गया था। शाम को पोस्टमार्टम हो गया। इसके बाद ये हुआ कि अब रात को ही भेजेंगे, लेकिन उस रात गया नहीं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, फैमिली वाले लेंगे नहीं लेंगे। अब इसके बाद फिर सारी चीज़ें शुक्रवार की बात थी। रात को आखिरकार दोनों बॉडी को क्लेम किया और दोनों बॉडी को 2 एम्बुलेंस में झांसी से प्रयागराज ले जाया गया। इधर दूसरी तरफ प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस स्टेशन में अतीक और अशरफ था। दोनों उसी पुलिस स्टेशन में रह रहे थे, इसलिए कि पुलिस कस्टडी में पूछताछ के लिए दोनों को वहीं रखा गया था। अतीक को असद के एनकाउंटर की खबर दोपहर को मिल गई थी। बॉडी को प्रयागराज लाना है, उसके बाद जहां दफनाना है उसने कोशिश की थी कि वो जा सके आखिरी में, लेकिन इजाज़त मिली नहीं। तो जो हमारे पुलिस सोर्सेज हैं उनके हिसाब से पूरी रात धूमनगंज थाने में अतीक अहमद और अशरफ ये दोनों थाने के अंदर मौजूद रहे और पूरी रात जागते रहे, सोए नहीं। अगले दिन सुबह करीब 9 बजे असद और गुलाम की बॉडी प्रयागराज पहुंची और उसके बाद वहां कसारी मसारी एक कब्रिस्तान है, कसारी और मसारी 2 गाँव के नाम है, तो वहीं पर उन दोनों को दफना दिया गया। अतीक या अशरफ उसमें नहीं गया, ना असद की माँ पहुंची शाइस्ता। अब ये दोनों थाने में पूरा दिन ये दोनों धूमनगंज थाने में ही रहे। और जो हमारे पुलिस के सोर्स उनके हिसाब से सैटरडे को जिस दिन दफनाया गया उस पूरे दिन में अतीक अहमद से बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई उमेश पाल मर्डर केस के सिलसिले में, जिसके लिए कस्टडी मिली हुई है। तो दोनों से बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई और पूरा दिन अतीक और अशरफ का धूमनगंज थाने में ही पहुंचा। धूमनगंज थाने से कसारी मसारी कब्रिस्तान की दूरी 5 किलोमीटर है और वक्त लगता है 15 मिनट। लेकिन 5 किलोमीटर की ये दूरी और 15 मिनट का जो वक्त है वो अतीक अहमद पार नहीं कर पाया। दोनों थाने में बैठकर रो रहे हैं। शाम हो गई। शाम के करीब 7:30 बजे अचानक धूमनगंज थाने की गाड़ियों में हलचल होती है। 2 गाड़ियां एक साथ तैयार होती हैं, उसमें अशरफ और अतीक को बिठाया जाता है, फिर बाकी की 2-3 गाड़ियां आगे पीछे होती हैं और ठीक 7:30 बजे शाम को धूमनगंज थाने से अतीक और अशरफ को लेकर ये तमाम गाड़ियों का काफिला बाहर निकलता है। मीडिया के लोग थे वो भी फॉलो करते हैं। अब ये गाड़ियों का काफिला करीब 17 किलोमीटर तक चलता रहता है। 17 किलोमीटर के बाद प्रयागराज में एक पुलिस स्टेशन है जिसको आमतौर पर लोग जिस नाम से जानते हैं वो ये है कि इलाहाबाद का आखिरी थाना, प्रयागराज का आखिरी थाना। और उसी थाने में ये लोग जाकर रुकते हैं। करीब शाम के 7:30 बजे निकले, 17 किलोमीटर की दूरी थी और 17 किलोमीटर के बाद उस प्रयागराज के आखिरी थाने पहुंचते हैं जिसका नाम है, असली में उस पुलिस स्टेशन का नाम है पूरा मुफ्ती पुलिस स्टेशन। तो 7:30 निकले, 17 किलोमीटर का सफर तय किया, लगभग 8:30 का वक्त होगा और वहां पे कुछ देर रुके, करीब 15 मिनट। उमेश पाल मर्डर केस के सिलसिले में कुछ रिकवरी दिखानी थी, वो सारी कागजी कार्रवाई पूरी हुई। 15 मिनट के बाद वापस पुलिस वाले अतीक और अशरफ को लेकर पूरा मुफ्ती पुलिस स्टेशन के सामने से गाड़ी में बैठते हैं और अब वापसी के लिए सफर पर निकल पड़ते हैं। इधर दिल्ली, लखनऊ, तमाम जगह से जो मीडिया के रिपोर्टर पहुंचे हुए हैं, खासतौर पर जितने क्राइम रिपोर्टर हैं, वो सब उस सैटरडे को शाम को कॉल्विन हॉस्पिटल के बाहर डटे हुए थे। कॉल्विन हॉस्पिटल से धूमनगंज की दूरी 5 किलोमीटर की है। जो भी धूमनगंज में केस आता है उस केस की जो भी हॉस्पिटल से जिसका कनेक्शन हो, तो धूमनगंज की पुलिस टीम उसको कॉल्विन हॉस्पिटल ही ले जाती है। वो एक सरकारी अस्पताल है। तो सारे मीडिया वाले वहां जमा थे। उनके जमा होने की एक वजह थी, उन्हें उम्मीद थी कि अशरफ और अतीक को यहां मेडिकल टेस्ट के लिए लाया जाएगा। दरअसल जब फ्राइडे को इन दोनों को प्रयागराज की कोर्ट ने पुलिस कस्टडी दी तो एक शर्त यह थी कि हर 24 घंटे में इन दोनों की मेडिकल जांच होगी। मेडिकल जांच अमूमन इसलिए कराई जाती है क्योंकि जो भी पुलिस कस्टडी में जाता है, पुलिस हिरासत में, वो इल्जाम लगाता है कि उसको पुलिस ने टॉर्चर किया है, मारा पीटा है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो मेडिकल जांच में सामने आ जाएगी। तो यह कोर्ट का आदेश था, पुलिस को मानना था। 14 अप्रैल को भी जिस दिन ये ऑर्डर आया था उस रात भी पुलिस की टीम धूमनगंज की कॉल्विन हॉस्पिटल गई थी अतीक और अशरफ को लेकर, और वहां मीडिया के लोग भी थे। अब 15 अप्रैल की रात को मीडिया की तमाम भीड़ कॉल्विन हॉस्पिटल के बाहर है। इसी दौरान में इधर पूरा मुफ्ती पुलिस स्टेशन से काफिला चला अतीक अहमद का और उसका। उम्मीद यही थी कि इन दोनों को वहां से सीधे कॉल्विन हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। मीडिया की भीड़ वहां खड़ी हुई है, लेकिन वक्त बीतता गया और वो अतीक और अशरफ को हॉस्पिटल लाए नहीं। थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो हॉस्पिटल नहीं आए, वो तो धूमनगंज थाने पहुंच गए। अब धूमनगंज थाने में हमारे रिपोर्टर समर्थ श्रीवास्तव और कैमरामैन नीरज मौजूद थे कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अलग अलग डिप्लॉयमेंट होता हमारे। तो हुआ ये कि अब अतीक और अशरफ ये दोनों मेडिकल टेस्ट कराने की बजाय पुलिस इनको सीधे धूमनगंज थाने ले गई। ये बात हॉस्पिटल के बाहर खड़े तमाम मीडिया के लोग, जो रिपोर्टर दिल्ली और खासतौर पर लखनऊ से थे, उनको पता चली। तब तक टाइम हो गया था करीब करीब 9:15, 9:20। अब लोगों को लगा, जो हॉस्पिटल के बाहर मीडिया के लोग थे, कि आज शायद मेडिकल टेस्ट के लिए हॉस्पिटल नहीं लाएंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जिनके ऊपर थ्रेट हो तो पुलिस वाले हॉस्पिटल से बात कर लेते हैं और कहते हैं मेडिकल चेकअप आकर थाने में कर दो। कई हुआ है।
एक ये भी लगा कि थाने में मेडिकल चेकअप हो जाएगा, है क्या, खाना पूर्ति करनी है। तो अब रिपोर्टर को लगा कि यहाँ तो आएंगे नहीं, अब सारे थके हुए हैं, दिल्ली से कोई भागा है, कोई लखनऊ से भागा है, पूरी पूरी रात जगे हुए हैं, क्योंकि उससे एक रात पहले असद की बॉडी झांसी से जा रही थी, तो सभी की हालत ख़राब है। तो जब लगा हॉस्पिटल आ नहीं रहे, अब वो थाना पहुंच गया है, तो थाने में तो कोई है नहीं, थाने में आप शूट भी नहीं कर सकते, उस कमरे तक आप नहीं जा सकते। तो हर एक को लगा चलो थके हुए भी हैं, अब आराम करते हैं। सभी अपने अपने होटल लौट गए। अब कॉलविन हॉस्पिटल के बाहर मीडिया की भीड़ नहीं है, शांति है। कुछ लोकल गिने चुने जो है मीडिया के, वो वहाँ पे अपना चाय पी रहे हैं और खड़े हुए हैं कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं, क्या पता आ जाए। अब हमारे रिपोर्टर समर्थ इस वक्त धूमनगंज थाने में, जो पूरा मुफ्ती पुलिस स्टेशन से अब ये काफिला वहाँ पहुँच चुका है। अब समर्थ का भी है कि थोड़ी देर थाने में रुकते हैं, उसके बाद वो भी निकलेगा, वो भी थका हुआ है, लखनऊ से पहुंचा है प्रयागराज। और ये वही समर्थ है जिसके बिल्कुल करीब से गोली चली, जिसने नंगी आंखों से देखा। अचानक करीब 10 बजने वाले थे, 9:50-55 हो रहा था, बल्कि 10 बज चुके थे। समर्थ ने देखा कि जो गाड़ियां अब तक इधर उधर पार्किंग में लगी थी, उनमें से 2-3 गाड़ियों में हलचल शुरू हुई, और वो गाड़ी बिल्कुल थाने के अंदर, जहाँ पे एंट्री मारते हैं थाने के कैंपस के ही अंदर, वहाँ पर जाकर लग गई। अब वो वही गाड़ियाँ थी जिसमें अतीक और अशरफ ट्रैवल कर रहे थे, अब तक उनको जहाँ ले जा रहा था। समर्थ को लगा कि अब रात को इस वक्त गाड़ी क्यों लगाई गई। फिर ये भी लगा कि शायद इसको कहीं और किसी क्राइम सीन पर ले जाएंगे। अब समर्थ का एक सोर्स था पुलिस स्टेशन में, उसने उससे पूछा, उसने कहा कि नहीं, दोनों को मेडिकल कराने के लिए कॉलविन हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अब जैसे ये बात पता चली, सोर्स पक्का था, तो समर्थ ने कहा कि अब इनके पीछे पीछे चलेंगे तो विजुअल नहीं मिलेगा। एक रिपोर्टर कैमरामैन के लिए विजुअल भी ज़रूरी होता है। तो जो कैमरामैन है नीरज, उन्होंने कहा हम थोड़े पहले निकल लेते हैं, हम हॉस्पिटल पर जाकर खड़े हो जाएंगे, जब वो काफिला आएगा तो बेहतर फ्रेम मिलेगा, अच्छे से शूट कर लेंगे, और तुम माइक लगा देना, बात भी हो जाएगी। इन्होंने कहा ठीक है। अब समर्थ और कैमरामैन नीरज इस काफिले के निकलने से 5 मिनट पहले ही थाने से निकल पड़े और सीधे कॉलविन हॉस्पिटल के गेट पर पहुंच गए। हॉस्पिटल में, हर हॉस्पिटल में एक मीडिया के लिए भी गाइडलाइंस है कि आप हॉस्पिटल के गेट के बाहर तक तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू या फिर किसी पेशेंट के कमरे में पहले सब बेधड़क घुस जाया करते थे, मैं भी बहुत बार घुसा हूँ। अब एहसास होता है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की प्राइवेसी या फिर इलाज या फिर हो सकता है कुछ उनको बाहरी लोग हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये गेट पे खड़े थे, अंदर जा नहीं सकते थे। वहां देखा कुछ रिपोर्टर लोकल खड़े हुए हैं। करीब 10:30 बजे का वक्त था। अचानक नजर पड़ी कि सामने से पुलिस वैन और उनका काफिला चला रहा है। वही गाड़ियां थी जिसमें शाम को भी अतीक और अशरफ को ले जाया गया था। अब उसने देखा कि 2-3 गाड़ियों का काफिला सीधे गेट के पास आया, ये दोनों तैयार हो गए। अब उनको उम्मीद यही थी कि गाड़ियों का काफिला सीधे हॉस्पिटल के गेट के अंदर जाकर, जहां से सीढ़ियां शुरू होती है, जिसके बाद आप सीधे कमरे में पहुंचेंगे मेडिकल टेस्ट के लिए, वहां रुकेगी। पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा नहीं होगा। अचानक गाड़ियों का काफिला आता है। कॉलविन हॉस्पिटल के गेट के पास जैसी गाड़ी पहुंचती है, ठीक गेट के सामने वो गाड़ी रुकती है जिसमें अतीक और अशरफ बैठा हुआ था, और उनकी गाड़ी गेट के बाहर ही रोक दी गई। रोकने के बाद दोनों को नीचे उतारा गया, और अब पुलिस वाले उसके साथ साथ पैदल ही अंदर जा रहे हैं। उस गेट से कॉरिडोर तक की दूरी करीब 25 कदम की है, लेकिन ये दोनों करीब 8-7 कदम चले होंगे कि तभी तमाम रिपोर्टर थे। अब आप हॉस्पिटल के अंदर तक जा नहीं सकते, तो उतनी ही देर में आपको काम करना है, बात करनी है। समर्थ भी ट्राई कर रहा है। तब तक समर्थ ने माइक लगा दी। हमारे नीरज जो है वो उससे कैमरा से शूट कर रहे हैं। समर्थ ने कुछ सवाल अतीक से पूछे, अतीक सिर्फ मुंह बंद किया हुआ है। अशरफ ने अचानक बोलना शुरू किया, और ये सवाल था गुड्डू मुस्लिम पर। और अशरफ ने, जैसी समर्थ ने सवाल किया, उसका बोलने वाला था कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, बस इतना ही वो बोला कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। इससे आगे पहले कि वो कुछ बोल पाता, अचानक बाईं तरफ से एक पिस्टल सामने आई और गोली चली और अतीक अहमद को लगी। वो देखते ही अशरफ भी घबराया, और तब तक वो जब तक कुछ करता तब तक दूसरी गोली उसको लगी और दोनों वहीं गिर गए। उसके बाद की आपको कहानी सारी पता है। अब वापस कहानी पे लौटते हैं। तो गेट से 25 कदम की दूरी है अंदर तक, लेकिन इन दोनों को गेट से पैदल ले जाया गया, गाड़ी रोककर, और गाड़ी बहुत आसानी से अंदर तक जाती है, और इससे पहले भी जाती रही है। अब सवाल यह है कि अगर अतीक को थ्रेट है, जो कि यूपी के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी जो है अपने प्रशांत कुमार, उन्होंने भी कहा है, तो फिर पुलिस की गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर तक क्यों नहीं गई? अगर वो ले जाते तो शायद ले जाने के बाद आपको पता है समर्थ भी वहां तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन गेट के पास मौका था जर्नलिस्ट को, मीडिया को। तो ये किसके कहने पे गाड़ी गेट पर ही रोक दी गई, जबकि बहुत चौड़ी सड़क है और तमाम गाड़ियां इमरजेंसी, इवन पुलिस के कस्टडी में जो अक्यूज होते हैं उनको भी वहां ले जाया जाता है। तो वो गाड़ी अंदर तक नहीं गई। अगर वो गाड़ी अंदर चली जाती तो मीडिया वाले अंदर नहीं पहुंच पाते, और मीडिया के साथ साथ वो जो 3 हमलावर मीडिया वाले बन कर आए थे वो भी वहां तक नहीं पहुंचते। वहां पे फिर क्या होता कि आप सीधे सीढ़ी के पास गाड़ी रोकते, वो उतरता दोनों, और उसके बाद चेकअप होता, और चेकअप के बाद वहीं गाड़ी में बैठता और फिर बाहर गेट से आता। तो अब चलती गाड़ी में तो अटैक हो नहीं सकता था। तो अब यहाँ पे सवाल हो रहा है कि आखिर गेट के बाहर गाड़ी रोकने का फैसला किसका था? अगर गेट के अंदर ये गाड़ी चली जाती तो शायद हमलावरों को मौका नहीं मिलता।
ये तो रही पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, इस हॉस्पिटल जो कॉलविन हॉस्पिटल है, इनके मुख्य चिकित्सा अधिकारी चीफ मेडिकल अफसर सीएमओ, इनका बयान आया, वो चैनल ने इंटरव्यू किया। तो सीएमओ का कहना है कॉलविन हॉस्पिटल के कि 15 अप्रैल यानी कि सैटरडे को जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, उस रात 10 साढ़े 10 बजे अतीक अहमद और अशरफ को इस अस्पताल में लाया जा रहा है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें या हॉस्पिटल को नहीं दी गई। जबकि नियम यह है कि जब आप किसी आरोपी को, किसी मुजरिम को, मुलजिम को आप पुलिस कस्टडी में ले जाकर मेडिकल चेकअप कराना होता है तो पहले अस्पताल को पहले से बताना पड़ता है, ताकि अस्पताल वाले उसका इंतजाम करें, बाकी मरीज देखकर कहीं हड़कंप न मच जाए, सुरक्षा को लेकर खतरा ना हो जाए और सब कूलली हो, उनको प्रायोरिटी देकर जल्दी निकाला जाए। तो इसके लिए हॉस्पिटल को बताती है पुलिस जिसकी कस्टडी में है कि हम इतने बजे इसका मेडिकल चेकअप के लिए आपके पास ला रहे हैं। लेकिन 15 अप्रैल को पुलिस ने बिना हॉस्पिटल वाले को इन्फॉर्म किए इन दोनों को ले गई। जबकि इससे ठीक एक दिन पहले 14 अप्रैल को जब मेडिकल चेकअप इसी हॉस्पिटल में हुआ तो बाकायदा इसी पुलिस ने हॉस्पिटल को इन्फॉर्म किया था कि हम अगले 15 मिनट में अतीक अहमद को लेकर आ रहे हैं, और वो 15 मिनट के बाद पहुंच भी गए। तो यहां ये सवाल एक दिन पहले इन्फॉर्म किया, एक दिन बाद क्यों नहीं किया? अब ये अपने आप में सवाल है, सवाल तो बहुत सारे भी उठ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो हमारे रिपोर्टर समर्थ श्रीवास्तव बता रहे थे, वो चूंकि स्पॉट पर थे और वो वही पहले शख्स थे जिनके कैमरे पर ये पूरा सारा वाकया हुआ, और ऊपर वाले का शुक्र है कि समर्थ और हमारे कैमरामैन नीरज ये दोनों बाल बाल बचे। तो समर्थ का कहना है, उन्होंने पूरे इलाके का वो किया, एक रिपोर्ट तैयार की कि अगर ये गाड़ी हॉस्पिटल के गेट के अंदर चली जाती और गेट पर न रुकती तो फिर ये मौका नहीं मिलता हथियारों को, क्योंकि हम सब अंदर जा ही नहीं पाते। ये तो रही ये पूरी क्या कुछ किया उस दिन जिस दिन ये अतीक और अशरफ को मारा गया था, तो उस दिन की पूरी हो गई। अब दूसरी कहानी पर आते हैं, इसी के जुड़ा हुआ है जो, उसके लिए आपको ये बाइट, मैंने दीपक से कहा भी है, ये बाइट आप सुन लीजिए जो अशरफ ने बरेली लौटते वक्त प्रयागराज से ये बात कही थी। पहले इसको सुनिए। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है। तो सुना आपने, उसने ये कहा कि इस पेशी के दौरान एक पुलिस अफसर ने उसे धमकी दी है कि इतने दिनों के अंदर उसे मार देंगे। उसने कहा कि इसी धमकी के बाद उसने एक लिफाफे में नाम लिखा उस अफसर का और वो अपने वकील को देगा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचेगा। तो वकील साहब ने कहा कि उसने हमें भी नाम नहीं बताया था। अब पूरे मीडिया की नज़र उस बंद लिफाफे पर है कि उस लिफाफे में है क्या, किसका नाम है। सब अपने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा रहे, मैं भी लगा रहा हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब तक वो लिफाफा खुल नहीं जाता आप किसी का नाम नहीं ले सकते। तो अब ये लिफाफा भी एक रहस्य बन गया है। तो ये लिफाफा खुले तो सच्चाई सामने आए। अब लिफाफे में किसका नाम है ये पता नहीं। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। चूंकि गला अभी भी खराब है और पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं हुई, तो एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, वो जो अपना सारा विशेष और आपके नाम मैंने कहा थोड़ा सा कम बोलूँगा तो बेहतर रहेगा। तो जैसे ही होता है मैं वापस उस पर लौटूंगा। लेकिन तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपको इन्वेस्टिगेशन और सम्स स्टोरी सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।